गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस श्रृंखला को फॉलोअप कर रहे होंगे। कल हमने वैदिक अर्थतंत्र के बारे में, वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताया कि ऋग्वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था कैसे थी और उत्तर वैदिक युग में वो कैसे परिवर्तित हुई। आज हम लोग उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और वैदिक युगीन राजतंत्र की बात करते हैं। और इसमें भी हमारा सिस्टम वही रहेगा कि ऋग्वैदिक युगीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था को देखेंगे और उसके बाद उत्तर वैदिक युग में कैसे परिवर्तन हुए और क्या परिवर्तन हुए उनकी हम चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं, पहले दिन की क्लास में हमने आपको बताया था कि इतिहास का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल। तो हमने इकोनॉमी देख लिया। आज के डेट में हम लोग देखेंगे पहले पॉलिटिकल सिस्टम को या राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं ऋग्वैदिक राजतंत्र। पहले ऋग्वैदिक व्यवस्था को देखते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो जब आप ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे तो आपको सबसे पहली बात तो आप ये कहेंगे कि वास्तव में राजतंत्रात्मक प्रणाली अधिक प्रचलित थी। यानी वैदिक युग में राजतंत्र, मोनार्की सिस्टम जो था वो क्या था, अधिक प्रसिद्ध था। और आपको बताऊं, हालांकि हमें गण और परिषद एवं परिषद का भी उल्लेख मिलता है। इसका मतलब है कि वो राजतंत्र से अलग प्रणाली रही होगी। राइट, पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें राजतंत्रात्मक स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें कि कैसे स्ट्रक्चर रहा होगा ऋग्वैदिक युग में, तो आपको बताऊं, एकदम समझिए, निचले स्तर पर कुल था, कुल के बाद ग्राम था, ग्राम के बाद विष था और विष के बाद जन था। जन यानी एक जन को हम अगर कहें कि जन एक कुल परंपरा पे या रक्त परंपरा के आधार पर प्रारंभिक में एक यूनिट था राजनीतिक स्तर पे। राइट, और उसका जो संगठन था वो वैसे था, कुल, ग्राम, विष और जन। और वास्तव में कुल का जो मुखिया होता था उसको हम लोग कहते थे कुलप, यानी परिवार का मुखिया। ग्राम को कहते थे ग्रामणी, विष को विषपति, और वास्तव में जन के लिए गोप्ता जनस्य, या आप ये कह सकते हैं कि जन का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। राइट, ये सिस्टम था राजनीतिक, क्या कहते हैं कि ऋग्वैदिक युगीन राजनीतिक ढांचे की। अब हम एक बात करें कि राजा ऋग्वैदिक युग के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों की चर्चा करना चाहेंगे कि कौन कौन से पदाधिकारी हमें मिलते हैं। पदाधिकारी, ये स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद भी रखिएगा। पदाधिकारियों की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पुरोहित मिलेगा, राजा का सर्वोच्च सलाहकार हुआ करता था। पुरोहित के साथ साथ सेनानी मिलेगा, सेनापति होगा, है ना, सेनानी मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे ग्रामणी, रथकार, ग्राम का स्तर हुआ करता था। वास्तव में इसे हम लोग किंग मेकर भी कहते थे, नृप निर्माता भी कहते थे। रथकार, उग्र या जीवग्रभ पुलिस अधिकारी को मिल जाता था, जीवग्रभ।
पुलिस अधिकारी, मध्यम सीरीव ये आपका न्यायिक अधिकारी हुआ करता था, जुडिशियल न्यायिक अधिकारी हुआ करता था। ये कुछ प्रमुख पदाधिकारी आपको दिखाई देते हैं और जिसमें से सर्वप्रमुख जो था वो क्या था, पुरोहित था। क्लियर है? आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे चलते हैं। इन पदाधिकारियों के साथ साथ हमें ऋग्वैदिक युग में अगर आप देखेंगे तो ऋग्वैदिक युगीन समय में 3 प्रशासकीय संस्थाएं हमें मिलती हैं, खूब अच्छे से जानने की जरूरत है इसे। सभा, समिति और विदथ। समिति जो होती थी, आपको बताऊं, आम लोगों की सभा थी। बहुत अच्छे से समझिएगा, आम लोगों की सभा थी। और सभा जो थी वो वरिष्ठ जनों की का संगठन था, या सभा थी वरिष्ठ जनों की थी, जनों का संगठन था। और विदथ जो था वो आप ये कह सकते हैं कि विशेषज्ञों की समिति थी, विशेषज्ञों की समिति थी। एक एक चीज को समझिए। और अगर आप ऋग्वेद में देखेंगे तो इसका नाम, इसका उल्लेख 8 बार हुआ है, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है और विदथ का उल्लेख हुआ है 122 बार। जाहिर सी बात है इसमें से सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या मानी जाएगी, विदथ। आइए हम लोग इन तीनों की कार्यप्रणालियों को समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में जब भी राजा को कोई निर्णय लेना होता था तो वह क्या करता था, अपने जन के सभी परिवार वाले लोगों के प्रमुखों की एक सभा बुलाता था, एक संगठन बुलाता था और उस पर निर्णय लेता था वो, है ना। यानी ये जो अभी हमने स्ट्रक्चर बुलाया, हर परिवार के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचते थे, अपना मत देते थे और उसी मत के आधार पर राजा निर्णय लेता था। क्लियर है? लेकिन कई बार क्या होता था कि समिति में निर्णय ना हो पाने पर सभा वरिष्ठ लोगों को बुलाया जाता था जो अनुभवी लोग हों। और आपको एक बात और भी बताऊं, सभा के लिए एक वर्ड यूज होता है, नारिष्ठा। नारिष्ठा, सभा के लिए एक वर्ड यूज होता है नारिष्ठा। नारिष्ठा का मतलब होता है अनुल्लंघनीय। यानी सभा में जो निर्णय ले लिया गया, जो वरिष्ठों ने निर्णय ले लिया, उस पर जन के लोग एकदम सहमत होते थे, राइट। यानी समिति पे के लायक अगर समिति पर निर्णय नहीं हुआ या समिति पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो सभा बुलाई जाती थी, राइट। तो सभा का ये महत्व था। और मजेदार बात ये थी कि सभा और समिति में, चाहे विदथ में, महिलाओं की भी आपको पर्याप्त उपस्थिति दिखाई देती है। अब विदथ क्या था इसे समझिए। विदथ विशेषज्ञों की समिति थी और इसका मुख्य काम था क्या करना, न्याय करना। और न्याय करने का मतलब क्या था कि जैसे जो संपत्ति लूट में या आक्रमण करने के पश्चात प्राप्त होती थी, वो आम जनों के बीच में क्या कर देना, उसे बांट देना, है ना। जुडिशियल, आप देखेंगे उत्तर वैदिक युग में इसकी तुलना पासे से भी की गई है, राइट। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि विदथ जो थी वो विशेषज्ञ न्याय का कार्य, या कोई और अगर मुद्दा तकनीकी फंस जाता था तो उस पर निर्णय लिया जाता था। आपको बताऊं कि सभा, समिति और विदथ के इस कार्यप्रणाली को देखते हुए ही कई बार क्या हुआ है कि जो भारतीय इतिहासकार रहे हैं, एक केपी जायसवाल ने एक पुस्तक लिखी, हिंदू पॉलिटी, और उसमें उन्होंने बताया कि जिस आधुनिक लोकतंत्र की बात आप करते हैं, वास्तव में ऋग्वैदिक युग में, वैदिक युग में हमारे यहाँ पर इस तरह का लोकतंत्र था, है ना। लेकिन आप ये जानते रहिएगा कि लोकतंत्र एक आधुनिक शब्दावली है और आधुनिक शब्दावली में लोकतंत्र की प्राणवायु निर्वाचन है। और उस समय भले ही लोगों के निर्णय मत लिए जाते थे और उनके निर्णय को
प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन निर्वाचन नहीं होता था। इसलिए आधुनिक शब्दावली में तो लोकतंत्र भले नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि सभा समिति और विदत की कार्यप्रणाली ने निश्चित रूप से वो लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने में समेटे जरूर हुई थी। राइट, तो ये सभा समिति और विदत था। आपको बताऊं, विजिगीषु राजा का आदर्श प्रचलित था। विजिगीषु राजा का आदर्श प्रचलित था। विजिगीषु राजा का मतलब क्या हुआ? जीतने की इच्छा रखने वाला। और आपको बताऊं, वास्तव में एक जन दूसरे जन के ऊपर हमेशा आक्रमण करते रहते थे। जाहिर सी बात है, इसका उद्देश्य ये था कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र का क्या करें? विस्तार करें। राइट, तो निश्चित रूप से विजिगीषु राजा का उद्देश्य का जो आदर्श था वो सफल था। और ऋग्वेद में ऐसे कई युद्ध आपको मिलेंगे, और सबसे जो फेमस युद्ध है आप जानते हैं, दशासराग्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, दशासराग्य युद्ध। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10th मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और बताया जाता है कि भरत जन ने क्या किया था? 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। 10 राजाओं के संघ को पराजित किया। इसको थोड़ा और डिटेल जानने की जरूरत है, किताबों में नहीं मिलता, लेकिन आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत एनालिटिकल होता चला जा रहा है। तो समझिए, वास्तव में इन 10 राजाओं के युद्ध का मुख्य कारण क्या था। वास्तव में इसका जब आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल, तो पता चलता है कि यह जो क्या कहते हैं कि ये भरत जन ने क्या किया था कि रावी नदी के प्रवाह को मोड़ने का प्रयास किया था या बाधित करने का प्रयास किया था। इसकी वजह से ये दशासराग्य युद्ध हुआ था। भरत जन जो था, इसके वो थे, क्या कहते हैं, इसके जो कुल गुरु थे या गुरु थे, वो थे वशिष्ठ थे। और 10 राजाओं वाले के कौन थे? जो विश्वामित्र थे। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे सुदास कर रहे थे। और 10 राजाओं के संघ का जो है नेतृत्व किया, वो किसने? मेद ने किया। ये सब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को भी जानते रहने की जरूरत है। फिलहाल माना यह जाता है कि भरत को विजय मिली, और इसी भरत जन के कारण ही आप देखेंगे कि आपको भारतवर्ष नाम पड़ा। जो कई कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी यह भी है भरत जन की वजह से। आइए अब देखते हैं आगे कि नेक्स्ट सिस्टम को देखते हैं कि इस समय वास्तव में कर व्यवस्था कैसी रही होगी। हालांकि हमने चर्चा किया था आपको कि ऋग्वैदिक युगीन में कर व्यवस्था, लेकिन यहाँ हम राजनीतिक सिस्टम की बात करें तो वास्तव में जो टैक्सेशन सिस्टम में एक ही कर मिलता है, और वो मिलता है बलि। राइट, और वह भी जो था स्वेच्छा से दिया गया कर था, स्वेच्छा से दिया गया कर था। तो जाहिर सी बात है, कर की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और जब कर की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो निश्चित रूप से राज्य जो है वो भी बहुत मजबूत नहीं होगा। और राजा की जो भी स्थिति है, जो जनजातीय समाज में होती है, वो क्या कि फर्स्ट एमंग इक्वल्स, यानी समान में प्रथम। तो राजा की भी स्थिति यही थी। तो ये मोटे तौर पर आपने देखा कि ऋग्वैदिक युगीन राजतंत्र या ऋग्वैदिक युगीन जो व्यवस्थाएं थी, राजतंत्रात्मक की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वो इस प्रकार थी। राइट, अब हम लोग चर्चा करें कि आखिर में उत्तर वैदिक युग की क्या स्थिति थी। राइट, ये हमने आपको ऋग्वैदिक युग को दिखाया, और इसी पैरेलल में हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक युग में। और हमारा जो आपको सॉफ्टवेयर रहा है, वो हमने आपको बताया कि उत्तर वैदिक युगीन जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, हमको कैसे देखना है
निरंतरता और परिवर्तन के संदर्भों में देखना है, विद रेफरेंस टू द चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी। तो पहले हम लोग देखते हैं निरंतरता, कि कौन कौन सी चीजें निरंतर रही। निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, राइट। तो जैसे देखें अगर, तो राजतंत्र अब भी था, राजतंत्र विद्यमान था, जैसे कि ऋग्वैदिक युग में था। राजनीतिक ढांचा, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो भी ऑलमोस्ट वही था, कुल ग्राम विश्व जन वाला ही था। ऋग्वैदिक युगीन जो पदाधिकारी थे ऑलमोस्ट सेम थे। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि मोटे तौर पर उत्तर वैदिक युगीन में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वो राजनीतिक ऋग्वैदिक युगीन राजनीतिक व्यवस्था के निरंतरता के क्रम में थी। अब प्रमुख बात यह है कि हमें परिवर्तन देखना होगा और साथ ही साथ परिवर्तनों का क्या कारण रहा होगा, ये भी देखने की जरूरत है। तो आइए हम देखते हैं, परिवर्तन के बिंदुओं को देखते हैं। यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। जाहिर सी बात है, परिवर्तन में पहला जो परिवर्तन हमको दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि उत्तर वैदिक युगीन चरण में आप देखेंगे कि जनों के आकार में वृद्धि हुई, और जाहिर सी बात है संख्या में कमी हुई, लेकिन जनों के आकार में वृद्धि हुई। क्यों हुई, अभी हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन आपको कुछ रोचक उदाहरण बताते हैं। जैसे भरत और पुरु मिल करके उत्तर वैदिक युग में कुरु बने। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, एनेक्सेशन के, विलय के बहुत सारे मिलेंगे। जैसे तुरु और क्रिवी पांचाल मिल बने। ये फैक्चुअल न पूछा जाए आपसे, कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, लेकिन ये जानते रहिएगा कि इनके जनों के आकार में वृद्धि हुई। अब इसके कारण को समझने की जरूरत है। अगर आप ऋग्वैदिक युग से उत्तर वैदिक युग में देखोगे तो निश्चित रूप से जो सभ्यता का जो विस्तार है, वो सभ्यता का विस्तार क्या हो गया है कि गंगा घाटी क्षेत्र में हो गया है। तो अधिक क्षेत्रफल में जन रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनका क्षेत्रफल विस्तार होगा, नंबर एक। दूसरा कारण क्या था, इसी समय लोहे का आविष्कार हुआ, तो जाहिर सी बात है उनकी मारक क्षमता में विकास हुआ होगा। वैसे भी जब आप उत्तर वैदिक युग के साइट को देखोगे ना, तो आपको फाला, भरसा, है ना, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी, तीर मिलेगा। इसका मतलब है कि लौह प्रौद्योगिकी के आ जाने से सैन्य शक्ति बढ़ी। तो उन क्षेत्रों में, बात समझिए जो मैं कह रहा हूँ, कि उन क्षेत्रों के जनों की शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ गई जिन क्षेत्रों के पास लौह संसाधन था। आगे चल करके यहीं से महाजनपद की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, इसको समझने का प्रयास करें। तो लौह प्रौद्योगिकी ने निश्चित रूप से सैन्य क्षमता का विस्तार किया, जंगलों की कटाई का विस्तार किया, और जनों का आकार बढ़ता चला गया। पहली चीज आपको दिखाई देगी। दूसरी चीज समझिए कि हम जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखते हैं वो ये देखते हैं कि सभा समिति और विदत के महत्व में कमी हुआ। बात को समझिए, विदत के महत्व में कमी हुई। एक चीज जानते रहिए, अथर्ववेद में जब आप पढ़ोगे तो अथर्ववेद में एक उदाहरण मिलता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, यानी उल्लेख मिलता है, लेकिन कंपैरेटिवली इनका महत्व बढ़ गया और इसे कम हो गया। व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह समझने की जरूरत है कि पहले मान लीजिए कि जन का विस्तार 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंदर रहा, तो सभी परिवार वालों को बुलाना संभव था, समिति की बैठक बुलाई जा सकती थी। लेकिन मान लीजिए कि वही जन विस्तृत करते करते, युद्ध करते करते, विस्तार करते करते 100 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत हो गया, तो यह संभव नहीं था कि सारे परिवार वालों की कोई बैठक एक साथ बुलाई जा सके।
तो क्या विकल्प हो सकता था? जाहिर सी बात है, कोई संस्था अगर हटती है तो जाहिर सी बात है उसके स्थान पर दूसरी नई संस्था का विकास होता है ना? तो निश्चित रूप से आपको बताऊं, सभा समिति और विदथ का जो विस्तार हुआ, जो कमी हुई विकास में, उसके जगह पर जो तीसरी जो बनी वो रत्नियों का उदय हुआ, रत्नी का उदय हुआ। आपको बताऊं, इन रत्नियों की संख्या को देखोगे तो अधिकांश वही पुराने अधिकारी हैं जो पहले हुआ करते थे। पुरोहित, है ना, सेनानी, रथकार, राइट, क्लियर है, सूत, महिषी, सूत का मतलब हुआ कि जो रथ हाँकता था, महिषी मतलब हो गया पटरानी जो थी, युवराज, युवराज, ग्रामणी, ग्रामणी, भागदूत, वित्त मंत्री की तरह से था ये, पालागल, विदूषक था, एक अधिकारी का नाम मिलता है अच्छा बाप, ये पासा खेलता था, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रत्नी थे, इन रत्नियों ने स्थान लिया किसका? सभा समिति और विदथ का। और एक वर्ड आता है रत्नः वीशिंग संस्कार, समझिए, इतना साइंटिफिकली किताबों में कम लिखा है, इसलिए आप लोग समझिए, रत्नः वीशिंग संस्कार। जब हिंदी में लिखे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे ना, इंग्लिश मीडियम की सीरीज में भी आप यही पढ़ेंगे, रत्नः वीशिंग संस्कार, बशर्ते उसे इंग्लिश में लिख दिया जाएगा, रत्नः वीशिंग संस्कार। और इस संस्कार के अंतर्गत क्या होता था कि राज्यारोहण के समय पर राजा जो जाता था वो इन रत्नियों को उपहार दिया करता था, और रत्नी प्रसन्न होते थे और राजा का समर्थन करते थे। और जब रत्नियों का समर्थन मिलता था तो ये मान लिया जाता था कि अब सभा समिति विदथ की जरूरत नहीं है, और इनका ही समर्थन पूरे राज्य का समर्थन मान लिया गया। बात हमारी समझ में आ गई? तो यह एक नया उदय हुआ, और आगे चल करके देखोगे यही जो रत्नी हैं आगे चल करके राजा के मंत्रिपरिषद में जो हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। बस जो परिवर्तन हो रहा फटाक से उस पर नजर रखिए कि अब ये चेंजेज हो गए। श्योर। आइए नेक्स्ट चेंजेस की बात करते हैं, अन्य परिवर्तनों की बात करें तो ये रत्नी हो गए, क्लियर। और तीसरी बात, विजिगीष राजा का आदर्श तो अब भी रहेगा ही रहेगा। और जो चौथा नेक्स्ट जो परिवर्तन हुआ वो ये परिवर्तन हुआ कि अब बलि अनिवार्य करे हो गया। और जब बल अनिवार्य कर लिया जाएगा तो देखिए, यहां समझने का प्रयास करिए कि राजा के पास रेवेन्यू आने लगेगा। तो राजा जो है, राज्य ऋग्वेद की तुलना में, राज्य और राजा दोनों कह सकते हैं, दोनों ऋग्वैदिक युगीन, ऋग्वेद की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होंगे, तुलना में अधिक शक्तिशाली होंगे। क्लियर है? और याद रखिएगा कि अब भी जो विजिगीष राजा की परंपरा है, एक जन दूसरे को लड़ने वाले जो हैं, क्या कहते हैं, पराजित करके आपस में मिलाने की जो प्रक्रिया है वो अब भी जारी रहेगी। तो जन ऋग्वैदिक युग के, उत्तर वैदिक युग में बड़े जन होंगे, और कुछ ही दिनों बाद, ये कुछ ही वर्षों बाद, 100-200 सालों के बाद आप देखेंगे कि ये महाजनपद में बदल जाएंगे, और इतिहास में उसे आप महाजनपद काल के रूप से जानते हैं, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि वैदिक युगीन जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। क्योंकि ये पहला ऐसा चैप्टर है जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलपमेंट इस लेवल पे हुआ है जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया, राइट। ना तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था और ना तो
आप ये कह सकते हैं कि उसमें था, किसमें? अरे, नवपाषाण युग में था। क्लियर? लेकिन इसके बाद आप राजतंत्र का विकास देखेंगे, इसी तरह से क्रमिक स्तर पर होता रहेगा। राइट? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, और आपकी जो अपनी समस्याएँ हों, उसे आप प्रतिक्रिया के द्वारा बताइएगा और इस सीरीज़ का आनंद लीजिए। इसमें इतिहास को समझने व्यापक इसीलिए मैंने किसी एक परीक्षा के दायरे में इसको नहीं किया है, इस पे विस्तृत चर्चा करने की हमारी योजना है। और जो लोग इस कार्यक्रम से नए-नए जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक बार फिर करूँगा कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन भले लग जाए, लेकिन वो इतिहास को कैसे सीखें, वहाँ से शुरुआत करें और लगातार फिर अध्ययन के स्रोत पाषाण युग, इंडस वैली और फिर वैदिक युग में आएँ, तो निश्चित रूप से ये जो धारावाहिकता है, जो कंटिन्यूटी है, वो जो है उन्हें क्या होगी, बहुत ही मतलब समझने में बहुत ही सहायक होगी। राइट? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।